हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम अब धीरे धीरे नज़दीक आ ही रहा है। लगभग अब तक तो होने की बहुत ही नज़दीक आ गया होता अगर आपकी हमारी डेट ना हटी होती तो। हमारी ये PYQ की 14 क्लास है। इससे पहले हम 13 क्लास कर चुके हैं, जो आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी है। जिन्होंने देखी है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनमें सारे PYQ हैं आपके, आप लोग उन्हें सोल्व कर सकते हैं। क्लास शुरू, ये हमारी 14 क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने क्वालिफिकेशन है मेरी, मैंने MA BEd किया हुआ है होम साइंस से, प्लस मैंने CTET और UPTET 2 टाइम क्लियर किया हुआ है। मुझे एक्सपीरियंस है 2 ईयर ऑनलाइन का और 2 ईयर ऑफलाइन का। मैंने जो 500 बच्चों को लगभग गाइड किया है TGT PGT के लिए। और हमारा जो ये सारा हम पढ़ाते हैं, जितनी हमारी नई अपडेट आती है, जितनी न्यू वैकेंसी आती हैं, सबकी अपडेट जो हम लोग देते हैं, उनकी जो आपकी PDF होती है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। लर्निंग टुगेदर पर हम वो सब कुछ आपका डाल देते हैं। तो आप लोग कुछ भी आपको PDF, किसी भी चीज़ की PDF चाहिए हो या कुछ भी आपको चाहिए हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम जो चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पर हम लोग क्विज भी कराते हैं। तो हमारी या ये 14 क्लास का आपका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुप्रामोनियम रियोन किसके द्वारा निर्मित किया गया? आपका जो कुप्रामोनियम रियोन था वो आपका किसके द्वारा निर्मित किया गया? जॉर्ज एडमर्स के अनुसार, HLH डेस्पी सच के अनुसार, बीबर और मेडल, या जॉर्ज स्मिथ? देखो आप पहले मुझे रियोन का बता दो कितने टाइप्स थे, इसका कौन कौन से आपके टाइप्स थे। थोड़ा सा मुझे रियोन का बता दीजिए, कौन कौन से सन में वह आपका आया और कैसे कैसे, कौन सा आपका सस्ता था, कौन सा महंगा था, कौन सा आपका बेहतर था, क्या था, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। देखो मैं आपको बताती हूँ रियोन क्या था आपका। रेयन क्या है? रेयन रेयन आपका 3 पार्ट्स में आया। कितने में? 3 पार्ट्स में। पहला जो था आपका क्या था? नाइट्रोसेलुलोज। क्या था? नाइट्रो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये किसके द्वारा आया था? ये आपका आया था जॉर्ज एडमर्स के अनुसार। किसके? जॉर्ज, आपका जॉर्ज एडमर्स के द्वारा आपका ये आया था। और ये कब आया था? ये आपका आया था 1884 में। कब आया था? 1884 में आपका ये आया था। इसमें क्या था? इसमें आपका नाइट्रोजन था। क्या था? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लस आपका क्या था? नाइट्रोसेलुलोज है तो क्या था? सेल्यूलोज। लेकिन ये क्यों नहीं चल पाया? इसलिए नहीं ये आपका चल पाया था क्योंकि ये क्या बहुत खर्चीला था और ये अच्छा उत्तम क्वालिटी का आपका नहीं था, और इसमें खर्चा आपका ज़्यादा आता था, इसलिए आपका नहीं चल पाया। नेक्स्ट था आपका जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कुप्रामोनियम। कुप्रामोनियम था नेक्स्ट आपका। ये आपका आया था 1890 में। कब आया था? 1890 में। किसके द्वारा आया था आपका ये आपका आया था LH देश, HL देश पीसेज के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या क्या था आपका? सेलुलोज प्लस एमोनिया था। क्या था इसमें? आपका सेल्यूलोज प्लस नाइट्रोजन था। इसमें क्या था? सेल्यूलोज प्लस अमोनिया। क्या था? सेलुलोज प्लस अमोनिया था। और ये जो था आपका महंगा था, ये भी आपका महंगा था, लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी आपकी नाइट्रोसेलुलोज से थोड़ी बेहतर थी, उच्च क्वालिटी थी इसकी। उच्च क्वालिटी। क्या था? उच्च क्वालिटी थी इसकी। नेक्स्ट था आपका विस्कास। क्या था थर्ड आपका? विस्कास। विस्कास का क्या था आपका? ये कब आया? 1892 में। कब आया? 1892 में ये आपका आया। ये किसके द्वारा आया? ये आया आपका बीबर और मेडल के अनुसार। किसके? बीबर और मेडल के अनुसार 1892 में। और ये जो था ये आपका कम खर्चीला था और इसकी क्वालिटी जो थी बेस्ट थी। तो अब मैंने आपको सारा बता दिया। इसके हिसाब से आप मुझे बताइएगा कि आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। आपका जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर
क्या होगा, ये आप मुझे थोड़ा सा बताइए अब। देखो इसका आंसर आपका होगा LH देश पीसेज। क्या होगा, HL देश पीसेज इसका आपका आंसर हो जाएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेयन का थोड़ा सा पता चला होगा। नेक्स्ट है आपका कपास दिवस कब मनाया जाता है। आपका जो कपास दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, या आपका 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। कपास आपका कब मनाया जाता है, आप लोग मुझे बताएंगे। कपास आपका कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आप मुझे बताएंगे। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम जो आपका है वो है गासीपियम हिरसुटम। और ये कौन सी फसल है, ये हमारी खरीफ की फसल होती है। कौन सी, खरीफ की फसल होती है, खरीफ की। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। आपकी जो कपास है कौन सी फसल है, रबी की या खरीफ की, तो ये आपकी खरीफ की फसल होती है। और इसकी जो मिट्टी होती है वह आपकी काली मिट्टी। इसके लिए कौन सी मिट्टी, कपास के लिए आपकी कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है, काली मिट्टी आपके लिए अच्छी होती है। इसके लिए काली मिट्टी, ठीक है ना। कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, आपकी काली मिट्टी अच्छी होती है। और इसमें रेनफॉल कितना चाहिए, रेनफॉल आपका रेनफॉल चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर। रेनफॉल कितना चाहिए, 50 से आपका 100 सेंटीमीटर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा की समाप्ति किसने की, किसके द्वारा, किसने दिया, ठीक है। ये आपका किसने दिया था, आप लोग मुझे बताएंगे ये आपका किसने दिया था। फ्राइड ने, यूग ने, कोहलर ने, या एरिक्सन ने, किसने आपका ये दिया था। 2 मिनट, किसने दिया था, आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर। फ्राइड ने क्या दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था ना फ्राइड ने। फ्राइड ने कौन सा दिया था आपका, मनोसंवेगात्मक सिद्धांत। क्या दिया था फ्राइड ने, मनोसंवेगात्मक सिद्धांत आपका दिया था फ्राइड ने। और एरिक्सन ने कौन सा दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इसमें कितने चरण थे, 8 चरण थे। और फ्राइड ने मनोसंवेगात्मक सिद्धांत आपका दिया था, 8 चरण थे। ये जो आपका चरण था ये आपका सबसे लास्ट चरण था। कौन सी अवस्था में आता था, वृद्धावस्था में, ठीक है ना। ये आपका कौन सी अवस्था का चरण है, वृद्धावस्था का चरण है। नेक्स्ट है आपका समीपस्थ विकास केंद्र, जेडपीडी होता है आपका। जो जेडपीडी होता है ये किसका है, वाइगोत्स्की का आपने थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें है आपका जेडपीडी। वास्तविकता तथा निर्देशित विकास का अंतर, विकास का सर्वगण पक्ष, ये आपका क्या है, विकास का सर्वगण पक्ष। ये आपका शारीरिक विकास की पहचान, ये आपका संवेगात्मक विकास का आपका में परिमार्जन क्या है आपका, ये आपका था वास्तविकता तथा निर्देशित विकास का अंतर। जो आपका वास्तविक है और जो आपका निर्देशित है उसके विकास का जो अंतर होता है, बीच की दूरी, उसे हम क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। इसमें आपका इसके फोल्डिंग भी था, बहुत सारा था वाइगोत्स्की में। नेक्स्ट आपका आता है डीपीटी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। जो आपका डीपीटी है, डीपीटी का जो आपका टीका है, वैक्सीनेशन होता है, वो आपका किन बीमारियों से आपकी बचाव करता है। प्लेग, रेबीज, कैस्ट रोग, कुष्ठ रोग, तपेदिक, मलेरिया और काली खांसी, डिप्थीरिया, कर्णफेर और चेचक। काली खांसी, डिप्थीरिया या टिटनस, किससे आपका बचाव करता है, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे डीपीटी का जो आपका टीका है ये आपका किससे बचाव करता है। ये आपका बचाव करता है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस से, डीपीटी, ठीक है ना। काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस से आपका बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है परिवार नियोजन का पालन न करना। जो आपका परिवार नियोजन है, फैमिली प्लानिंग, उसका अगर पालन ना करना तथा अत्यधिक संख्या में बच्चों का जन्म देना, किसमें आपका क्या है, मतलब शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सहायक है। हम लोग परिवार नियोजन का पालन नहीं करेंगे, हम बहुत 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 बच्चे पैदा करेंगे, तो क्या वो हमारे शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सहायक होगा, नहीं होगा।
वह आपका सहायक नहीं होगा। शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में बाधक होगा। शिशु मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? प्रभाव तो पड़ेगा ना। उपयुक्त सभी कथन आ सकते हैं। सभी कथन कैसे आ सकते हैं? एक आपका बाधक बता रहा है, एक आपका सहायक बता रहा है, तो सभी कथन तो आपके आ ही नहीं सकते। तो क्या बचा? शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में ये आपका बाधक होता है। नेक्स्ट आया आपका बिडाल टेस्ट। जो आपका बिडाल टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट, व्हाट इज बिडाल टेस्ट डन फॉर? किसके लिए आपका किया जाता है? चेचक के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, डिप्थीरिया के लिए, तपेदिक या आपका टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपका ये किया जाता है, या आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है बिडाल टेस्ट। आपका जो बिडाल टेस्ट है वो आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए आपका किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इकट्ठी हुई संवेगात्मक ऊर्जा। मनुष्य के शरीर में मान लो जो इकट्ठी एक संवेगात्मक ऊर्जा है वह इकट्ठी हो जाती है, को निकालने के लिए क्रिया को कहते हैं। जो आपका निकालने की जो क्रिया है उसे आप क्या कहते हैं? इमोशनल कैथेरिसिस, इमोशनल बैलेंस, हाइटेड इमोशनलिटी या इमोशनल घबराहट। क्या आप इसे कहते हैं? आप लोग बताएंगे। इसे हम लोग कहते हैं इमोशनल कैथेरिसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? इमोशनल कैथेरिसिस। नेक्स्ट आता है समय प्रबंधन का एक यंत्र है। समय प्रबंधन का यंत्र आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है यंत्र कि आपका जो समय प्रबंधन है इसका क्या यंत्र है? इसके 3 यंत्र आपने पढ़े होंगे। ठीक है, कार्यवक्र पहला क्या यंत्र है इसका? कार्यवक्र। अब क्या होता है? क्या इसमें पिकलोड, जिसे हम पिकलोड भी कहते हैं, एक इसमें पिकलोड आ जाता है, कार्यवक्र आपका आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन्होंने यंत्र पूछा है। पिकलोड क्या होता है? जिस समय व्यक्ति पर सबसे ज्यादा कार्य का भार होता है, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर सुबह सुबह कार्य का भार सर्वाधिक होता है, वो बहुत ज्यादा। बच्चों को भी स्कूल जाना है, मम्मी भी कहीं जा रही है, पापा को भी चाय देनी है, बहुत सारा काम होता है, तो उसको हम कहते हैं पिकलोड। क्या कहते हैं? पिकलोड बोलते हैं उसे हम। नेक्स्ट आपका आया लोहे का कार्य है। जो लोहा है मतलब उसका क्या कार्य है? खून बनाना, लोहे का ऑक्सीजन पहुंचाना, CO2 का परिवहन, ये आपका सभी। तो लोहे का क्या कार्य है? लोहे का ये सभी कार्य आपके लोहे के हैं। क्या है? सभी कार्य आपके लोहे के हैं, क्योंकि लोहे से क्या? हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में हीमो जो होता है वह आपका आयरन ही होता है। हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है। ठीक है ना? और इसकी कमी से क्या हो जाता है आपको? स्पून नेन्स, चम्मच आकृति के आपके क्या नेन्स, आपके नाखून चम्मच आकृति के हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? काइलोनीसिया भी कहते हैं। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? काइलोनीसिया भी हम इसी बीमारी को कहते हैं। नाखून जो होते हैं चम्मच आकृति के हो जाते हैं। ठीक है, इसे स्पून नेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भूमि का जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है? जो आपका जमीन है उसमें जो जल है उसमें ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोग को दूर कर देता है? कहाँ? शायद देहरादून में सहस्त्र धारा है, सहस्त्र धारा ही है, जिसमें बोलते हैं कि इसमें नहाने से आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। तो उस पानी में क्या है? उस पानी में क्या है ये आप लोग बताएंगे मुझे। कि जो शायद देहरादून, हाँ देहरादून में है सहस्त्र धारा, उसमें कहते हैं लोग कि इसमें नहाने से जो है आपकी बॉडी के, आपकी जो स्किन है उसके बहुत सारे रोग आपके कट जाएंगे। तो उस पानी में ऐसा क्या है जिससे ऐसा बोला जाता है? कैल्शियम है, लोहा सोडियम है, गंधक है या जिंक है? उसमें क्या है आपका? सल्फर। क्या है? सल्फर, यानी कि गंधक है। जिंक, जिंक आपका किस काम आता है? ये डीएनए और आपका आरएनए, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। किस किस में सहायक होता है? डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में आपका सहायक होता है। क्या सहायक होता है डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में? आपका जिंक सहायक होता है। और गंधक जो है आपका, अच्छा मुझे पहले बताओ आप डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म बताओ आप मुझे। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये आपका आ जाता है कभी कभी। अच्छा, हम जो अंडा उबालते हैं, अंडा जब उबालते हैं तो उसका जो पीला भाग होता है उस पर हरे रंग के रिंग पड़ जाते हैं, हरे रंग के रिंग पड़ जाते हैं। वे आपके किसकी वजह से पड़ते हैं? उसमें क्या ऐसा है जो उस पर येलो कलर पे हरे रंग के रिंग पड़ जाते हैं? क्यों पड़ते हैं आपसे वो रिंग? बताइएगा मुझे, क्यों पड़ते हैं वो रिंग?
वो आपके गंधक की वजह से ही पड़ते हैं। किसकी वजह से पड़ते हैं? आपके गंधक की वजह से ही आपके वो रिंग पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा फल लोहे तत्व का उत्तम स्रोत है? कौन सा ऐसा फल है जो लोहा तत्व का उत्तम स्रोत है? खजूर है आपका, केला है, अंगूर है या आम है? जहां तक हम सबको पता है केले में क्या होता है? पोटेशियम होता है। केले में क्या होता है आपका? पोटेशियम होता है। तो केला तो आपका है ही नहीं। क्या बचा? खजूर। क्या बचा आपका? खजूर। खजूर में आपका क्या होता है? लोहा तत्व उत्तम होते हैं। क्या होता है? लोहा तत्व आपके उत्तम मात्रा में होते हैं खजूर में। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त का थक्का जमने में थक्का जमने में कारक के रूप में कार्य करता है? कारक के रूप में आपका कार्य करता है। लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम क्या आपका करता है? विटामिन के करता है। एक तो रक्त का थक्का जमने में कार्य करता है ना विटामिन के। बाकी इनमें से क्या ऐसी चीज है जो आपका सहायता करती है? बाकी आपका कैल्शियम। कैल्शियम आपके रक्त में थक्का जमने में आपका सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गुर्दे की पथरी कैसे बनती है? गुर्दे की पथरी, पित्त की थैली में पथरी, कहीं भी जो आपकी पथरी है वो आपकी किसकी बनी होती है? पथरी आपकी किससे बन जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम ऑक्सोलेट से, सोडियम कार्बोनेट से या कैल्शियम बाइकार्बोनेट से? जो आपकी हाउ आर किडनी स्टोन फॉर्मेड, किससे आपकी किडनी स्टोन जो है वो बन जाती है? अरे यार, गुर्दे की पथरी भी मान लो, कहीं गुर्दे की पथरी क्या, पित्त की थैली की पथरी, कहने का मतलब ये है कि कहीं की कोई भी पथरी जो है वो आपकी किससे बन जाती है? वो आपकी कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। क्या? कैल्शियम ऑक्सीलेट। नेक्स्ट आता है आपका, फोलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया को कहते हैं? जो आपका फोलिक एसिड है उसकी कमी से जो आपका एनीमिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्लोबाइलेस्टिक एनीमिया, माइक्रो एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया या इनमें से कोई नहीं? कई तरीके के एनीमिया होते हैं ना, तो आपसे पूछा गया फोलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो आपका जो फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है वो आपका एनीमिया है मैग्लोबालास्टिक एनीमिया। ये आपका फोलिक एसिड की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका, जो आपका बेकिंग पाउडर है ना, और खाने का सोडा, जब उड़द वगैरह नहीं गल रहे होते हैं, छोले वगैरह नहीं गल रहे होते हैं, उन्हें घोलने के लिए क्या डाल दिया जाता है? खाने का सोडा उसमें मिला दिया जाता है। या कुकीज वगैरह बना रहे होते हैं उसमें भी हम लोग मिलाते हैं। भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व, हम लोग ये चीजें डाल के जब भोजन पकाते हैं उससे जो चीज नष्ट हो जाती है, हमारा कौन सा ऐसा पौष्टिक तत्व है जो उससे नष्ट हो जाता है? विटामिन बी, कार्बोज, प्रोटीन या आपका खनिज? क्या है? अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन क्या है? क्या है? कौन कौन से हैं जल में घुलनशील विटामिन? सबसे ज्यादा वही तो नष्ट होंगे जो पानी में घुल जाएंगे, विटामिन बी और विटामिन सी। जबकि ए डी ई के क्या है आपका? ए डी ई के क्या है? वसा में घुलनशील है ना? ऐसा ही है ना? तो आपका क्या नष्ट हो जाता है? आपका विटामिन बी आपका नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, एक अच्छी गृहिणी भी है। एक अच्छी गृहिणी है जो ध्यान रखे, ये भी नहीं आगा, एक अच्छी गृहिणी वही है। एक अच्छी गृहिणी वही है जो ध्यान रखे किसका? संतुलित बजट का, सभी सदस्यों की आवश्यकता का, स्वच्छता और क्रमबद्धता का या उपरोक्त सभी का। कि देखो, अच्छी गृहिणी है तो इसका मतलब उसे संतुलित बजट का तो ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो वो संतुलित बजट नहीं बनाती है, आए तो उसकी 200 रुपये, खर्च वो कर देती है 500 रुपये, तो क्या वो एक अच्छी गृहिणी है? 300 रुपये कर्जे के भी लेके वो खर्च कर देती है, तो वो एक अच्छी गृहिणी नहीं हो सकती। सभी सदस्यों के आवश्यकता का, सभी सदस्यों की आवश्यकता का अगर वह ध्यान नहीं रखेगी तब भी एक अच्छी गृहिणी नहीं हो सकती, क्योंकि बजट तो उसने बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उसने जिस चीज की आवश्यकता थी घर में सबको दबा दिया, तो क्या वह अच्छी गृहिणी हो सकती है? नहीं हो सकती। स्वच्छता और क्रमबद्धता का तो उसे ध्यान अपना रखना ही पड़ेगा। तो उपरोक्त सभी का जो ध्यान रख सकती है वही आपकी एक अच्छी गृहिणी है। नेक्स्ट आता है, कमरे में अच्छे स्वातन किसे बोलेंगे? अब हवा का आना जाना एक बोलेंगे के लिए आवश्यक है। क्या एक खिड़की और एक दरवाजा? कि एक खिड़की लगा दो एक दरवाजा लगा दो?
एक खिड़की, एक रोशनदान और एक दरवाजा, एक खिड़की लगा दी, एक रोशनदान लगा दी और एक आपने दरवाजा लगा दिया। पारगामी स्वातन व्यवस्था या कूलर की व्यवस्था, तो क्या होगा आपका पारगामी, पारगामी संवातन व्यवस्था आपका इसका आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोग क्रॉस वेंटिलेशन भी कहते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन भी सही हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है गृह व्यवस्था को सुचारू रूप बनाने के लिए क्या आवश्यक, जो आपका गृह व्यवस्था है उसे एक सुचारू बनाने के लिए, मतलब अच्छे रूप से चलाने के लिए, रनिंग के लिए, व्हाट इज नेसेसरी टू कीप द हाउस रनिंग स्मूथली, क्या चीज जरूरी है, कंजूसी करना कि भाई कंजूसी कर लो, आज ये नहीं खरीदते, आज खाना नहीं खाते, एक टाइम का खाना बचा लेते, क्या ये गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की अच्छी विधि है? नहीं है। साधन संपन्न होना कि सारे साधन खरीद लो भाई, नहीं। आय का अधिक होना, पैसे तो हमारे पास बहुत है, तो क्या सिर्फ पैसे से गृह व्यवस्था को सुचारू चला सकते हो? नहीं। आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, आय व्यय का आपका बजट ठीक होना चाहिए। आय तो आपकी बहुत है लेकिन आपको खर्चा करने के वो नहीं है, मैनर्स नहीं है, आप लोग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आपका घर व्यवस्था सुचारू रूप से आपकी नहीं चलेगी। नेक्स्ट है परिवार व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जो आपका परिवार व्यय है, पारिवारिक व्यय है, मतलब परिवार में जो आपका होने वाला खर्चा है, पारिवारिक व्यय जो है उसको जो प्रभावित करते हैं वो कारक आपके क्या है? पारिवारिक आय, गृहिणी की कुशलता और दक्षता, शारीरिक नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण, या आपका उपरोक्त सभी। देखो क्या होगा, पारिवारिक आय तो व्यय को प्रभावित करेगी ना, गृहिणी की कुशलता और दक्षता भी प्रभावित करेगी ना। गृहिणी को लाके पैसे दिए, उसने सारे एक दिन में अपने उड़ा दिए, खत्म, तो क्या हम पारिवारिक व्यय कर सकते हैं? अच्छे से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कपड़ा दिवस, राष्ट्रीय जो आपका कपड़ा दिवस है कब मनाया जाता है? बताओगे आप मुझे, राष्ट्रीय कपड़ा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 मई को, 3 मई को, आपका 3 जून को, या आपका 3 जनवरी को? कपड़ा, राष्ट्रीय कपड़ा दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 3 मई को, 3 जून को, या 3 जनवरी को? तो आपका जो राष्ट्रीय कपड़ा दिवस है वो आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मजदूर वर्ग किस पर सर्वाधिक व्यय करता है? मैंने कल भी आपको समझाया था, एंजल ने 3 वर्गों में बांटा है, 5 भाग करे हैं इसके। जो आपका प्रथम वर्ग है उच्च वर्ग, निम्न उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। मजदूर आपका आता है निम्न वर्ग में। जितनी जितनी आय बढ़ती है उतना उतना भोजन पर खर्च आपका कम होता है, समझ रहे हो ना? जितनी आपकी आय बढ़ती है उतना आपका भोजन पर खर्च कम होता है, और जितनी आपकी आय कम होती है उतना आपका भोजन पर खर्च अधिक होता है। तो मजदूर वर्ग है तो सर्वाधिक व्यय किस पर होगा? भोजन पर होगा। उपभोग का नियम दिया है ना एंजल ने। अच्छा मुझे बताओ, जापान में पूजा का स्थान कहलाता है, जो आपकी जैसे हम लोगों का पूजा करते हैं हम लोग, तो हम उसे कहते हैं मंदिर, बोलते हैं ना मंदिर, ऐसे ही आपका जापान में पूजा का स्थान क्या कहलाता है? टोकोबाना, मैरीबॉन, मोरीबाना, इकेबाना, या उपरोक्त सभी? क्या कहलाता है? आप लोग मुझे बताएंगे क्या कहलाता है? टोकोबाना कहलाता है। और जापान में जो इकेबाना है, जापानी इकेबाना किसे कहते हैं? जो जापानी है वो इकेबाना किसको कहते हैं? जापानी इकेबाना कहते हैं पुष्प सज्जा को। पुष्प सज्जा का आपका विस्तार किसने करा था? आपका जापान से ही हुआ था। हालांकि ये जो बेन आया था वो चीन से आया था, लेकिन चीन की आदत है छुपाने की, चीन की आदत है छुपाने की। जैसे चीन ने कोरोना का भी आपको छुपा रखा था, बताया ही नहीं था, इसीलिए जब ये चीन से आपको जापान को पता चला तो जापान ने ही इसका विस्तार किया था। किसका? पुष्प सज्जा का। आपने पढ़ा भी होगा, सबने पढ़ रखा होगा, एक बड़ी ऐसे होता है, पढ़ा है ना, ये होता है, ये स्वर्ग को दर्शाता है, ये मानव को दर्शाता है, ये पृथ्वी को दर्शाता है, हिंग सो, पढ़ा होगा ना सबने। गृह प्रबंध को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा? देवदास, लिचफोर्ड,
गिरास एवं कैंडेल या कार्टजिन ने? किसने कहा था आपका? क्या? व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा था? व्यवहारिक विज्ञान आपका कहा था कार्टजिन ने। जबकि आपका देवदास ने क्या कहा था? देवदास ने बांध बताया था कि महिला जो है वह जो गृह प्रबंध है वह बांध है, वह अपनी सारी साधन इस तरीके से इकट्ठा करे रहती है, जब उसे जरूरत होती है वो एक एक चीज निकाल के उनमें से यूज कर लेती है। तो उन्होंने गृह विद्या प्रबंध को बांध बताया था। नेक्स्ट आता है गृह समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व नहीं है। मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन कराया, निर्धारक आपको यंत्र बताए थे, यहाँ उन्होंने निर्धारक तत्व नहीं है। जो निर्धारक तत्व नहीं है यानी कि वो क्या है? यंत्र है। तो इसमें आपको यंत्र उन्होंने पूछ लिया। मैं पीछे भी बता के आई हूँ इसके यंत्र क्या है। समय क्रम ये आपका निर्धारक तत्व है। समय मानक ये भी आपका निर्धारक तत्व। पिक लोड आपका यंत्र है, ठीक है, और ये आपका निर्धारक तत्व है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं डेली क्विज कराती हूँ, प्लस हम जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं उसके हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। धन्यवाद।